अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली और सैनेट के अंदर कुछ बहुत ही अहम काम हुए हैं, लेकिन अहम कामों का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। कौमी असम्बली ने 15 अरकान की मौजूदगी में 1 घंटे के अंदर 29 बिल्स जो हैं वो पास कर दिए हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा बिल तो यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों के हवाले से हैं जो बनने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन बहस के बाद, गौर व फ़िक्र के बाद इन तालीमी इदारों ने क्या काम करना है, अगर उसके ऊपर जायज़ा लेके बनाए जाते, बहस करने के बाद बनाए जाते, तो वो बेहतर नतीजा होता, बेहतर तरीक़ाकार होता। हो सकता है अभी भी वो बहुत ही अच्छे हों और शानदार हों, लेकिन बग़ैर बहस के और 1 घंटे के अंदर मोहर लगाने का तरीका, पार्लिमान को रबर स्टैम्प बनाना, ये एक दुरुस्त जमहूरी रवैया नहीं है, अफसोसनाक रवैया। ये तालीमी इदारे पाकिस्तान को चाहिए। मैं बेशुमार दफ़ा मिसालें देता हूँ कि वो बच्चे जो पाकिस्तान में हम MBBS की तालीम के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जिनको यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, उनको हम मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात स्टेज के ऊपर भी पढ़ाते हैं। अगर मुतालिया पाकिस्तान उसने पहले 18 साल नहीं ना सीखी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हुए भी उसने मुतालिया पाकिस्तान नहीं सीखनी। इसलिए हमें वो ज़्यादा दौर की तरमीम से निकल के आगे जाना चाहिए। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाइए, उनको मशीन लर्निंग पढ़ाइए। जो डॉक्टर बनने जा रहा है उसको फिजियोलॉजी पढ़ाइए, उसको एनाटॉमी पढ़ाइए, वो उसमें एक्सपर्टीज़ उसकी हो, बहुत अच्छा डॉक्टर उसे होना चाहिए। उस स्टेज पे ऊपर आप उसे इस्लामियात पढ़ाएंगे तो वो अच्छा मुसलमान नहीं बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी नहीं बनेगा। तो हमें कुछ चीज़ों में अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक चंद साल पहले जब ये टीवी चैनल्स आने शुरू हुए हैं, तो हर यूनिवर्सिटी ने मैस कॉम का डिपार्टमेंट खोल लिया। अब मैं असूली तौर पर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे 32-33 साल इस प्रोफेशन में गुजरे हैं। सिवाय 1 या 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर या मैस कॉम के ऊपर डिग्रीज़ दें, बाकी जगहों पे ये डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए। वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर 4 साल पैसा सर्व करते हैं, उसके बाद वो बच्चे हाथ में डिग्रियाँ लेके नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए मैस कॉम की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। आप हो सकता है आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर करके आए और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हों, आप इकनॉमिक्स पढ़ के आए हों और आप इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आएँ तो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा अच्छा लिख रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, लेकिन आप उनको वो BSc की या BA की अगर डिग्रियाँ 4-4 साल लगा के मैस कॉम की देते जाएँ, उसके बाद उन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख करते जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो TV चैनल्स खपाएँगे, कितने बच्चे हैं जो अखबारात खपाएँगे, और सारे TV चैनल और सारे अखबारात मैस कॉम की डिग्री वाले को नौकरी नहीं देते। मेरी अपनी टीम में जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैं उनसे मैस कॉम की डिग्री नहीं मांगता। मैं उनसे ये देखता हूँ कि जिस काम के लिए मैं रख रहा हूँ एक प्रोड्यूसर, उसको वो काम आता है या नहीं आता, और वो आमतौर पर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के बाद आता है। तो हमें कुछ चीज़ों पे कलेक्टिवली, HEC बड़ा नालायक है इस मामले पे, बड़ा मुझे अफसोस और दुख होता है। हम 4 साल 2 साल में मैंने BA किया था जिस ज़माने में मैं पढ़ता था। अब हमने सुना जी बड़ा मॉडर्न हो गया एजुकेशन। मेरे बच्चे पढ़ने गए, उन्होंने 4 साल में BSc की है। 4 साल के अंदर उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है बेटा मेरा, कर लिया उसने, कर चुका है। और मैं मिसाल अपने घर से इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि उसने क्या किया है। उसको इस्लामियात पढ़ी है, उसने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है, उसको दोबारा अंग्रेज़ी पढ़ाई है। वो A ग्रेड्स लेके जो बच्चे O लेवल D लेवल से आप यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, उसके बाद अगर आपने दोबारा उनको ये कुछ ही पढ़ाना है, तो फिर आपने 1 साल इजाफी उस बच्चे का भी और उसके माँ बाप की फ़ीस का, वसाइल का भी ज़ाया कर दिया। तो हमें कुछ इस्लाह कर लेनी चाहिए। एक सेनेट के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम आई है, और मेरा उसके ऊपर भी मेरे दिल के बहुत करीब इशू है कि आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम आनी चाहिए। जो आर्मी के लोग सियासत में मुलव्वस होते हैं, ख़ास तौर पर आर्मी को अपने उन लोगों के ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का डिसिप्लिन और उनको पाबंद करना चाहिए। एक तखसीस बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर बहस के, बग़ैर जायज़े के मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको रायज़न ही नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये बिल सेनेट में भी उसी तरीके से सामने आया। आर्मी एक्ट आर्मी के लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए और बहुत सख्ती से होना चाहिए। आर्मी का डिसिप्लिन डिमांड करता है कि बहुत सख्ती से उसका लागू किया जाए, लेकिन सिविलियंस का ट्रायल सेपरेट होना चाहिए। एक लोग हैं आपकी जासूसी में मुलव्वस हो जाते हैं, या जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, सुसाइड अटैक कर देते हैं, उनको आप आर्मी एक्ट के नीचे इसलिए ले जाएं ट्रायल करने के लिए कि वो सिविलियन कोर्ट्स वाले तो वैसे ही जज डरते हैं। वो ये जो कालादम तंजीमों के लोग आते थे 9/11 के बाद, तो वो जज से पहले पूछते थे कि तेरे बच्चे किस स्कूल जाते हैं, हमें पता है। वो जज उसका ट्रायल नहीं कर सकता था, वो आर्मी एक्ट में ही ट्रायल उनके हो सकते थे जेट ब्लैक टेररिस्ट के। मैं इस बहस में उस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करूँगा, उस स्पिरिट को, लेकिन जहाँ पोलिटिकल इश्यूज़ आ जाए
और जहाँ विच हंटिंग के इशूज़ आ जाएँ, जो पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रहे हैं। ख़ास तौर पर 2017 ऑनवर्ड पाकिस्तान में जिस तरीके से पहले नवाज़ हुकूमत को गिराना था, PTI को खड़ा करना था, फिर 2022 में जिस तरीके से इमरान को गिराना था और PDM को खड़ा करना था, उसमें असूल, ज़ाब्ता, कानून, कोई पार्लिमान, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ हमने ज़िंदा नहीं छोड़ी। जो शख्सी आज़ादी है और जो मेरा रूम है एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट करने का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे लगा है कि इस एक्ट के अंदर बेहतर हैं, कुछ के ऊपर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग हसास नौइयत की पोस्टिंग्स रही हैं, जिन ऑफिशल्स की, आर्मी के लोगों की, 5 साल उनके ऊपर पाबंदी होगी सियासत में हिस्सा लेने की। मैंने एक दफ़ा मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े आर्मी के अफसर, एक जनरल से उनसे बात की, तो उनका एक जुमला मुझे बहुत ही शानदार लगा। मैं आई विश कि वो अपना परवेल करें। उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसको आप DGISI लगा दें, उसके ऊपर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा ले। मुझे उनका जुमला बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा उनका ये जुमला। और वो ख़ुद इन ऑफिस थे उस वक्त जब उन्होंने मेरे से ये बात की। और इसी तरीके से आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन, वो इस कदर मुतनाज़ा इशू है कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिर जाती हैं उस मौके के ऊपर जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का इशू जो है वो सामने आ जाता है। एक्सटेंशन क्यों चाहिए आर्मी चीफ़ को? आर्मी चीफ़ अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है, सिपह सलार 10 लाख की फ़ौज का, और दुनिया भर के सरबराहान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा आर्मी चीफ़ को ज़्यादा मिलने आते हैं और उससे ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं। उसको 3 साल अपनी टर्म पूरी करके घर चले जाना चाहिए। जब उसकी एक्सटेंशन का मामला आया तो हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिर गई। हमने जब एक्सटेंशन का मामला आया देखा डी चौक में धरना हो गया। जब एक्सटेंशन का मामला आया देखा इमरान खान की हुकूमत गिर गई। तो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खिदमत करेंगे अगर वो इस चैप्टर को अपने हाथों बंद कर दें। ये कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, ये आर्मी चीफ़ कर सकेगा। इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ये डाली गई है कि आर्मी चीफ़ अगर किसी को रिटेन करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60 तो वो कर सकते हैं। ये उनका प्रोसीजरल इशू है, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करूँगा। अगर उनको कोई ऑफिसर चाहिए तो उसको रिटेन करना है तो ज़रूर करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रीएम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने पिछले इंतखाबात के अंदर कुछ लोगों का रोल मुतनाज़ा देखा था। मैं उनके नाम से भी वाकिफ़ लूँगा नहीं, क्योंकि 13 और 18 में एक ही मॉडल के तहत 2 दफ़ा ये प्रैक्टिस दोहराई जा चुकी है। जब वो रिटायर हो गए तो मैंने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक ख़ास जगह पे बैठे हुए थे। ये कौमी ख़जाने पे भी बोझ है और दुरुस्त रवश नहीं है। हमारे पास बेपनाह वर्कफोर्स और नौजवान पढ़े लिखे अच्छी डिग्रियों वाले बाहर से तालीम याफ्ता, यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता मौजूद हैं। हमें उन लोगों को और आगे आने का मौका देना चाहिए, बजाय ये कि हम रिटायर्ड लोगों को रखते जाएँ। इसी तरीके से एक इसकी प्रोविजन ये कहती है कि कुछ लोग जिनके पास सरकारी हैसियत में हसास नौइयत की मालूमात हों, अगर वो अफशा कर दें तो उसको भी 5 साल की सज़ा होगी। इस डिस्क्रिप्शन को मैं फर्दर जब तक एवेल्यूएट ना कर लूँ तो मैं राय नहीं दे सकूँगा, लेकिन आज वहाँ PTI का जो रोल था मैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि PTI ने इसके हवाले से क्या पोजीशन इख्तियार की। क्या सिर्फ उस वक्त जब वोटिंग हो रही थी चुप करके वो बैठे रहे, या इस इशू को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बिल को लेकर तफसीलात दी कि इस प्रोविजन का ये मतलब है, इस प्रोविजन का ये मतलब है। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उन्होंने आज इसका हिस्सा बने, अपना रोल अदा नहीं किया। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस बड़े होशियार लोग हैं, वो एक बयान देते हैं टीवी कैमरा के सामने, एक देते हैं हाउस के अंदर और एक बंद कमरों के पीछे जाके। तो आज अगर उन्होंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया और फ्लोर के ऊपर अपना इसके ऊपर नुक्ता नज़र नहीं दिया तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया अपनी पोजीशन को। इसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, हो सकता है एक आध चीज़ डिबेटेबल हो, तो जब तक डिबेट आप करेंगे नहीं तो वो चीज़ सामने नहीं आएगी। जो शुरा हमारे सामने आज प्रोग्राम में है, बैरिस्टर हैं PMLN से, महमूद मौलवी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, और सायरा बानो साहिबा हैं GDA से। सबको खुश आमदीद कहूँगा। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, लॉ के मामलात आपसे बेहतर तो चंद ही लोग होंगे पाकिस्तान में जिसको कहें कि उसको पता है। बहुत सारे लॉज आपने खुद अपने हाथों से ड्राफ्ट किए होंगे। आज जो कौमी असम्बली में आपने ठक ठप्पे मारे हैं 15 बंदों की मौजूदगी में, इसमें ये 100 बंदे 2 दिन लगा के भी कर सकते थे, बस तो छूटी नहीं थी जा रही। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूलन तो पार्लियामान में जो भी ला बने उसका प्रोसीजर वो इख्तियार करना चाहिए जो ब्रिटिश पार्लियामान करती है। ब्रिटिश पार्लियामान में तो जो भी ला होता है वहाँ इमरजेंसी तो होती नहीं, पहले वो मैनिफेस्टो में आता है, उसके बाद आके गवर्नमेंट एक कमीशन बिठाती है, वो रिपोर्ट छापती है, उसको वाइट रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेटिव प्रपोजल बना के आवाम के सामने लाती है, उसको ग्रीन पेपर कहते हैं। उसके बाद वो पार्लियामान में आता है। मैं तो एज ए तालिब इल्म ऑफ कानून यही चाहूँगा कि ऐसा ही हो। बहुत कम ऐसे कवानीन होते हैं जिनमें आपको रात को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आम तौर पे मैं उसके हक़ में नहीं हूँ।
मैं पंजाब गवर्नमेंट में ज़माने में नौकरी करता था। रात के 12 बजे हमें कहा गया जी कैट फ्लाइंग की प्रोहिबिशन कल बनानी है, तो रात को बना दो। हमने बना दिया, गलत है। मतलब ऑर्डिनेंस सारे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो एजुकेशनल की बिल है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। बाद का प्रॉब्लम ये होता है कि उसका लॉ का एक मॉडल ऑलरेडी फिक्स है, वो HEC का एक मॉडल लॉ है, उसको ऊपर नीचे कोई नहीं करने देता। टू बी ऑनेस्ट, अगर इस तरह के लॉ हैं, हमारे ज़माने में ग़ालिबन 21 पास हुए थे वो, लेकिन डिबेट तो होनी चाहिए। एक आपने 21 किए थे, एक दफ़ा PTI ने कोई 20-22 किए थे। आज सबका रिकॉर्ड टूटा है। आज 29 पास नहीं, हमने सॉरी एक दिन में 21 नहीं किए, हमारे टेन्योर में 21 हुए थे। तो आज जो काम हुआ है सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अलबत्ता इसमें एक तो है कि वो एजुकेशन से मुंसलिक जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड लॉ है, लेकिन स्टैंडर्ड लॉ को भी डिबेट करना चाहिए कि होना यूनिवर्सिटी चाहिए। ने क्या करना है, वसाइल दे रहे हैं साथ के नहीं। एक देख लें कि अगर वो कमेटी स्टेज से होके आया है, बहुत सारे मेरे ख्याल है आज टेबल हुए और आज नहीं वो मैं सब उस हक में नहीं हूँ। बात ये 3 स्टेजेस पे लॉ बनते हैं, सिंपल होती है। लॉ कमेटी स्टेज में जाना चाहिए। वहाँ जो 3rd रीडिंग होती है ना लॉ की, जो आखिरी दिन है, वो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अगर ये कमेटी स्टेज में गया है, 15 बंदे सर, नहीं अगर कमेटी स्टेज से होके 15 बंदे पार्लियामेंट, वो तो बहरहाल मैं तो आपको इसके हक में नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये बेहतर है कि वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने अभी भी रुकनीयत रखी हुई है ना, इस्तीफा देके घर चले जाएं। इस काबिल नहीं है कि वो इस असम्बली के रुकन रह सके। 15 बंदों ने अगर ये बिल 29 पास किए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने 90 वजीर रखे हुए हैं और उनके 15 बंदों ने ये बिल पास किए। अफसोस का मुकाम, मैं इसे जमहूरियत वूरियत नहीं कहता। आज उनका एक बयान था और वो कह रहे थे कि ये आर्मी चीफ का विजन था जिसकी बदौलत ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के विजन के सबब सब्ज़ इंकलाब आएगा। बहुत शाबाश आर्मी चीफ को कि उन्होंने ये बात सोची, और बहुत शर्म का मुकाम है प्राइम मिनिस्टर के लिए जिनको ये बात समझ में नहीं आई। 1980 से उनकी फैमिली इक़्तिदार के अंदर है। अगर आप लोगों का यही रोल है ना, तो फिर आपको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आपको घर जाना चाहिए। माजरत के साथ, आप डिज़र्व नहीं करते। एक आर्मी चीफ 3 महीने में ये बात सोच के आपको बता रहा है और आपको 40 साल में अगर नहीं आई है ना, तो आप डिज़र्व नहीं करते कि आप इस पोजीशन पर रहें। महमूद मौलवी साहब, मैं बिलों की तरफ ही दोबारा आऊँगा। बिलों का तरीक़ाकार, फैटएफ की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो फैटएफ की मीटिंग्स उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा फैसिलिटेट किया करते थे। आप अगर बखूबी वाकिफ़ होंगे, इस PTI का आप हिस्सा थे, वो मीटिंग्स पिंडी हुआ करती थी। नून लीग की क़यादत भी जाती थी, शहबाज शरीफ साहब खुद जाया करते थे। PTI की क़यादत भी जाती थी और वहाँ बैठ के ये तफसीलात तय होती थी, क्योंकि आपस में ये बैठ के बात करने को PTI नून से तैयार नहीं थी, नून PTI से तैयार नहीं थी। तो ये पार्लियामान के साथ मजाक नहीं है कि हम सारा वक्त TV पे बैठ के दर्स देते हैं जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत, और तरीक़ाकार मैंने आपके सामने रख दिया है। सर मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं या कोई भी ज़्यादातर पार्टीज़ बात करती है, मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ नारे की हद तक तो या स्टेटमेंट की हद तक मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप देखें ना, जमहूरियत अगर आप शुरू करें तो किस पार्टी के अंदर जमहूरियत है? पहले तो पार्टीज़ में ही नहीं है। दूसरी चीज़ फिर ये कि जितने लोग होते हैं ज़्यादातर, देखें ना, वो एक सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। और देखें, हम फिर कहते हैं कि देखें जी आर्मी का रोल ये नहीं होना चाहिए और जो है रियासत का ये रोल नहीं होना चाहिए। रोल क्यों नहीं होगा जब पॉलिटिशियंस इतने कमज़ोर और जिसको बोलते हैं ना, उनके पास जो है काम करने की सलाहियत अगर नहीं होगा तो फिर किसी न किसी का तो रोल होगा। आप देखें ना, हमारे लोकल्स जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या रोल है। अगर हम अपने चीज़ों को हम सही नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता आर्मी के अलावा। आप अर्थक्वेक से लेके आप किसी भी छोटे चीज़ तक चले जाए, सिविल जो है इदारों में वो सलाहियत और ताकत नहीं है। जब वो ताकत नहीं है तो वो कहते, देखिए कराची की मैं बात करता हूँ, जब वो नाले खोलने होते हैं हम FWO को और NLC को नाले खोलने के लिए बुला रहे थे। ये मैं PTI की दौर की बात कर रहा हूँ। नाले खोलने के लिए हम FWO और क्या बोलते हैं NLC को हमने बुलाया था कि जी कराची में फौज से मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसके अलावा पानी नहीं था निकल रहा। हमारे यहाँ लोकस्ट अटैक हो गया था तो फौज से मदद लेनी पड़ी। जहाज़ भी नहीं थे, दवाई भी नहीं थी, कोई तरीकाकार भी नहीं था। तो ये तो नाहली के एक दास्तान है। इसलिए तो दुख होता है कि हम सारा दिन या कौम को जो दर्स देते हैं वो अमली तौर पर जिस अदारे ने वो काम करना है उसका रोल। मैंने ये बताया कि 15 मिनट में मोहरें लगाई हैं उन्होंने, 15 बंदों ने। कम से कम 100 तो बैठता, वहाँ बहस तो कर लेते, वो भी नहीं था।
नहीं, वो तो देखिए बहस में तो लोग जो है ना उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे, हर आदमी जो था जल्दी में था, ठीक है ना। उनमें तो देखें वहाँ पे आप ये देखें ना, एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर होना चाहिए, बहस होना चाहिए, डिबेट हो, टाइम दिया जाए। आप ये देखें पार्लियामेंट में आते कितने लोग हैं, असेंबली के सेशंस चल रहे होते हैं, कितने लोग आते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वहाँ लोग आते हैं, वरना तो आते ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं शॉक था कि जो टाइम दिया जाता है उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद सेशन शुरू होता है। अगर 4 बजे का टाइम होगा तो आप जब 4 बजे जाएंगे तो एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। सायरा बानो से पूछते हैं। 5 बजे, सायरा बानो, 5:30 बजे। सायरा बानो आप बताइए, ये आज वाली जो कानून साजी है इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए। कौमी असम्बली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बीच में थोड़ा कॉल कट की थी तो इस वजह से मुझे आपकी याद ही, लेकिन जब मैं आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे हैं ना कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की। आपने जो बात अभी बीच में की थी मैं उसको जोड़ते हुए बोलूँगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। अभी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असेंबली में लोग नहीं होते, असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहाँ से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो, वो आके कहते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन की मर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फ़ौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फ़ौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसनद पूरी सब चीज़ें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहा है और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़ें कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप PIA की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि PIA को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाएं और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शंस की इन्होंने इजाज़त दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो CPL और ALT वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए? कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई अवाम का तो कोई काम कर लेना आप। पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर तीसरे ने एक तीसरी पार्टी वजूद में आई। हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम मुल्को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ ये जमहूरियत की बातें ना किया करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसे टोले को पकड़ के वो जो हमारे बेचारों ने आज़ादी दी और सारा अपनी जानें दी और आज़ादी ले ली, उसके बाद से मतलब वो कह रहे हैं कि नकली ज़ात से, नकली क्लेमों से पाकिस्तान शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जी वो यहाँ पर हम ठेकेदार बन के बैठ गए कि ये मुल्क हमारा है या हम वो है। भाई जीने का हक दे दे। सांस ली नहीं जा रही, बिजली का बिल कहाँ चले गए, महंगाई कहाँ चली गई,
इनके बिल और ये नहीं हो रहा। भाई खुदा आप, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बहुत जज्बाती हुई हूँ कि मुल्क ये जितने भी पीडीएम का टोला बैठा हुआ या बैठा हुआ, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी दे कर लिया था। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियां खुदारा रायगा ना करें, इस मुल्क को पटरी पर चलाने दे। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। जब हम नहीं होंगे तो आप करेंगे किसके ऊपर? बस कर दे, पेट है कि भरता नहीं। आप अभी एफडब्ल्यू की बात कर रहे थे कि अभी एफडब्ल्यू ने नाले साफ किए थे। एफडब्ल्यू जब ठेके लेती है तो क्या नाले साफ नहीं करेंगी? वो नाले साफ करने का भी तो ठेका ही होगा ना, फ्री में तो किसी ने नाले साफ नहीं किए होंगे। जिनका काम था उन्होंने क्यों नहीं किया? सिंध गवर्नमेंट ने। पता नहीं क्या पूछ रहे थे। एक ब्रेक ले लें, पहले बात लंबी लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, हम जमहूरियत और इलेक्शन के ऊपर एज ए जर्नलिस्ट हमारी कुछ तरबियत ऐसी होती है कि बहुत फेथ हमारा उन चीज़ों पे होता है कि जो जमहूरी तरीके से है, वोट की ताकत से है। तो मैं यहाँ बैठ के उससे हट के कुछ कह नहीं सकता। आर्मी एक्ट पे भी सवाल उठाता हूँ तो इसलिए उठाता हूँ कि वो सिविलियंस वाले जो सिविल लिबर्टीज़ वाले इशूज़ हैं कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। ये मेरी तरबियत का हिस्सा, मैं अपने अंदर से नहीं निकाल सकता। लेकिन आप लोग जिनको कस्टोडियन बना के वहाँ भेजा जाता है, आप क्या करते हैं? साहब, आपने ना इंट्रो में भी बहुत सारी बातें की, बाद में बस मुझे थोड़ा इन पे बात करने दें। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान में 2 लोग कराते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन का लॉ इतना मजबूत कर दिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें ड्राफ्ट दिया था ना 2017 में कि हमें ये पावर चाहिए, हमने उससे बढ़ा दी। दुनिया में कहीं नहीं होता कि रूल मेकिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट से लेके, हमने ये भी इनको दे दी थी। ये इतने आज़ाद हैं, इतने आज़ाद और पावरफुल, काम न करें ये अलग बहस है। एक तो वो है, ईमानदारी से करना चाहें तो कर सकते हैं, नियतों का फतूर आ जाए तो उसका कोई हल भाई नहीं। जो इंडिया का कमीशन है ना, उसके पावर जो पहले हमारे पावर थे ना, उससे आधे भी नहीं है। ये हम केसेस में कोर्ट करके बताते थे इलेक्शन कमीशन को, जब हमारा पिछले ज़माने में फैसले नहीं होते थे 5-5 साल। दूसरा इलेक्शन कराची एस्टेब्लिशमेंट, थोड़ी सिविल सर्विस, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा उससे ज़्यादा अदलिया, उससे ज़्यादा पाकिस्तान की फौज। उनके लिए ये लॉ, आइन जो है आर्टिकल 6 या आइन 224 और 45, वो नहीं रोकते। इलेक्शन एक्ट ने क्या रोक लेना है, टू बी ऑनेस्ट। इसके बावजूद भी ये बेहतरीन लॉ हमने बनाया था। यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन का हेड था ना, वो आके हमें तारीफ़ करते थे कि आप लोगों ने इतना काम कर कैसे लिया। हुआ क्या? ऐसा पहले तो पार्टियाँ तोड़ी गई, इंक्लूडिंग बशमूल मेरे ऊपर बड़े जुल्म किए गए। मैं साउथ पंजाब का हूँ, जब साउथ पंजाब में पार्टियाँ तोड़ रहे थे हमारी उधर से, उसके बाद RTI ही बैठ गया। अच्छा, उसके बाद जो थे वो निकले केस ही नहीं निकले। सर वैसे एक बात बताऊँ आपको, आप सारे इसमें बराबर के जुर्म तो में शरीक के जुर्म है। 2018 में आप बताते हैं RTS बैठ गया, उसका नाम RTS था। 2013 में उसका नाम था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, RMS, वो भी बैठ गया था। वो भी बैठेगा? नहीं, अभी भी बैठेंगे। मैं मतलब अल्लाह ना करे जो, तो वो शरीक के जुर्म सारे हैं इसमें, इसलाह के लिए सारों को रोल अदा करना पड़ेगा कि हम अपने आप को अब्जॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है। इस पूरी पावर गेम में ना सियासतदान जो है ना, और पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव की जूनियर एग्जीक्यूटिव है, लॉयन शेयर जो है ना किसी और के पास है। अभी फाटफ की बात कर रहे थे, मियाँ साहब की बड़ी मेहरबानी है कि 2014 से 18 तक जो फाटफ के सारे मामलात की एक कमेटी थी, मैं उसका हेड करता था। हमसे जो मुतालबा आया पहला, वो बड़ा मुख्तसर सा था। वो क्या था कि जी आप फलाह इंसानियत को जो है वो प्रोस्क्राइब कर दें, बैन लगा दें, और बाकी जो है ना जो बहुत खुल के काम कर रहे हैं, लश्कर तैयबा, उनको आप। हाफिज सईद वाला इशू बड़ा इशू था, नाम उस हाफिज सईद को नाम नहीं आया था, जिससे डिस्प्यूट पैदा हो गया था। नहीं, उस वक्त ये नाम नहीं था। उस वक्त यह था कि इनको ये कम करो, भाई नहीं कर सके। और उसके बाद वो मीटिंग हुई, वो जो डॉन लीग था, फेमस मीटिंग या उसमें था आर्मी चीफ, DG, ISI और वही अल्फाज हैं जो 4 साल बाद बाजवा साहब ने कहे ना। उस वक्त डॉन लीग्स बन गई, लेकिन बाद में सारा कुछ फैटफ में आपको किया गया। इज्जत रास नहीं आती। वाजपेयी चल के आया था, मीनार पाकिस्तान को सलूट किया था, ही कुड हैव डन इट कश्मीर पे, हमें इज्जत रास नहीं। तो मैं आपको बताऊं, सियासतदानों के पास एक स्पेस बहुत कम है। अलबत्ता मैं फिर भी कहता हूँ कि इसी में रह के उनको गुड गवर्नेंस करनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि न करें। बेपनाह काम ऐसे हैं जो आर्मी और अमेरिका नहीं रोकता, AA ना 3rd A अल्लाह रोकता है।
हमें करना चाहिए, हम नहीं करते। अल्लाह तो जिन चीज़ों से रोकता है वो आप सारी करते हैं। वो कहते हैं लोगों की खिदमत करो, माल ना खाओ, मैं ये कहता हूं, टैक्स अदा करो। बहुत सारा काम कर अल्लाह सकते जिन हैं। चीज़ों से रोकता है वो आप कर लेते हैं, लेकिन जिससे अमेरिका और आर्मी रोकती है उस पर आप रुक जाते हैं। मैं भी मानता हूं कि जमहूरियत एक स्लो प्रोसेस है। मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने शायद इंडिविजुअल लेवल में बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन मैं अभी भी उनको अपडेट नहीं मानता। मैं ये कहता हूं, अच्छा इलेक्शन की बात हुई, महमूद साहब से पूछ लें। महमूद मौलवी साहब, जो सियासी जमातों की तश्कील का अमल है पाकिस्तान में वो काफ़ी मुतनाज़ा है। बाप पार्टी कैसे बनी थी, MQM कैसे वजूद में आई थी, ख़ुद PMLN ये कैसे नवाज शरीफ साहब जो थे जनरल ज़िया के साथ गए थे और इन्होंने जो नीजो वाला सेटअप छोड़ दिया था, या 81 वाली कहानी उससे शुरू कर लें, और इमरान खान की PTI को अक्टूबर 2011 में कैसे उन्होंने पैम्पर करना शुरू किया था, सब कुछ हमारे सामने। जमहूरियत इससे मजबूत हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है? देखिए मेरा कहना है, जब ये एक तो ये रिवायत बन गई है और अगर ये पूरा सिस्टम और नॉर्म है तो फिर तो इसी तरीके से जमहूरियत बनेगी ना। देखिए आपने तो PMLN पे आके रोक लिया, आप इससे पीछे भी चले जाएं तो भी वही हाल है। तो ये तो एक नॉर्म है और एक मैं कहूँगा कल्चरल अभी सायरा बानो ने मिसाल दी ना उसकी, पीपल्स पार्टी कैसे आई थी या जुल्फकार अली भुट्टो का आगाज कैसे हुआ था, वो उन्होंने मिसाल दी। मैंने आपको मैं सिर्फ उस सवाल को दोबारा दोहराया, यही कहा ना कि आप इससे पीछे चले जाएं। देखिए सारी पार्टीज वहीं से आई और उन्होंने ही ट्रेन किया। देखें उसकी वजह यह है कि ये नाअहली पार्टीज की हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बदकिस्मती आप ये देखें ना कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई, पॉलिटिकल पार्टीज खुद से आई नहीं। जो इमरान खान साहब जो थे, ठीक है ना, अगर वो 22 जो साल उसमें से उन्होंने आखिरी उनको जो बैटिंग मिली 2018 में मिली, वरना उससे पहले कहाँ थे वो, देखे ना। और फिर बदकिस्मती आप ये देखें 3.5 साल हुकूमत रह के क्या किया। मैं खुद पार्टी में था, मैं खुद जो है ऐसे PM भी था। बदकिस्मती ये कि वही सिस्टम वही प्रोसीजर, वही जिसको बोलते हैं ना चाय पियो बिस्किट खाओ टाइम पास करो और वक्त गुजारते रहो। हमने आवाम के लिए सोचा कब? आप असेंबली में बात करते हैं, असेंबली में बात जो इश्यूज़ के ऊपर, आवाम के इशू पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। आज गंदम 150 रुपये किलो आटा हो गया, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी हम दूसरे चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं, हम बॉदर्ड नहीं है। हम कहते हैं कि जी हम जो है हर पार्टी एक नारा लगा लेती है कि जी हम वेजेस बढ़ा देंगे। वेजेस बढ़ाना हल नहीं है। आप 100 रुपये कर देंगे, वो तो आप हर चीज़ को सत्यानाश हो रहा है ना। डॉलर 300 रुपये का हो गया है, आप ये देखें ना, 300 रुपये का डॉलर है, तो उसी हिसाब से पेट्रोल बढ़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि 1 करोड़ रुपए की कोरोला गाड़ी हो जाएगी। मैं तो कहूँगा हमारे ज़माने में 16,000 रुपये की आई थी कोरोला गाड़ी, तो लोग कहते थे कि ये इतनी महंगी गाड़ी है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ मिलती थी 5,000 और 6,000 में टैंक भी नहीं फुल होता गाड़ी का। 16,000 की आई थी, अब टैंक भी नहीं फुल होता है गाड़ी जो है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, 16,000 में टैंक फुल नहीं होता। और देखिए चीज़ों को बात सही कर रहे हैं, लेकिन इसका हल किसके पास है? सायरा बीबी, अभी केयर टेकर सेटअप आना है और केयर टेकर सेटअप की भी मिसालें हैं। कभी हम मोइन कुरैशी को ला के तजर्बा किया कि इंटरनेशनली एक बंदा लेकर आएंगे, अमेरिका से भी फिट होगा, मल्टीलैटरल एजेंसी से भी फिट होगा, वो हमें मिसाइल से निकाल देगा। उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हमारे सामने है। फिर हमने मुस्तफ़ा जतोई साहब की भी मिसाल देख ली, उसके बाद क्या हुआ, कोई संभला हालात नहीं संभले। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जज नासरुल मुल्क को भी लगा के देख लिया, फिर क्या उसके बाद खोसो साहब को लगा के देख लिया, कुछ फ़र्क पड़ा? मिस्टर ABC आएगा, फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सायरा बानो मसाइल हल कैसे होंगे? सर वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। किसी की नीयत ही सही नहीं है तो आप अच्छाई की हम तवक्को कैसे कर सकते हैं? आजकल तो बस समझियों की लॉटरी निकली हुई है, भले वो KPK के गवर्नर हो या यहाँ पर डार साहब का नाम उड़ा हुआ हो। जब डार साहब का नाम उड़ाकर उनको रखना ही है और सबके मुबहम से इशारे हैं, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? इसी को आप चला लें। आपने और मैंने क्या कर सकना है? हमने तो कुछ नहीं कर सकना, कुछ कर भी नहीं सकते।
हम तो कुफ्र और गद्दारी के फतवे के बीच में पेंडुलम की तरह घूमती हुई कौम है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी को चला लें। इतने वो बिल लेकर आ रहे हैं और उसको निगरान, उसको वो करना है, मजबूत करना है ताकि वो क्या कर सके। क्या हो रहा है पंजाब और KPK में? ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है अपने नए इलेक्शन के लिए अभी। और पाकिस्तान का कौन सोचेगा? अगर आपने इनको फाइलें दिखाकर पार्टीज ही इधर से उधर करनी है तो फाइलें दिखाकर काम हम क्यों नहीं करवा सकते अपने मुल्क और आवाम के लिए? डॉलर 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 यहाँ से लेकर कौन गया? मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है? ये जो यहाँ से प्राइवेट जेट्स जाते हैं, कभी किसी को चेक करने की हिम्मत हुई है? हर गवर्नमेंट में आके हर किसी ने किया। अभी इन्होंने पिछली गवर्नमेंट का बोला था, ये तो अली जैदी के साथ होते थे, और जो उनका माशाल्लाह से बयान होता था और जिस किस्म की इन लोगों ने 3.5 साल घुमाया है आवाम को और अपने चेयरमैन को, वो तो बस सभी ने देखा। और उसके बाद सब मजम्मत और माफ़ी तलाफ़ी करके साइड पर भी हो गए, पर मुल्क का किसी ने नहीं सोचा। और अफसोस मुझे भी है कि खान साहब के पास ये टीम थी, इस टीम के लिए बोला था कि जिसको सिर्फ आके बोलने का शौक़ था, जिनको सिर्फ वो कहते हैं ना कि गर्दन ऊपर करके चलने का शौक़ था, काम शाम किसी को भी नहीं आता था, और ये सब उनका हिस्सा थे। आप वो अरशद शरीफ मरहूम ने एक प्रोग्राम किया था अली जैदी साहब पर, महमूद मौलवी साहब सेक्रेटरी थे वहाँ पर, ये उसके मैरीटाइम अफेयर्स के। उसके बाद सब कुछ सही हो गया, उसके बाद वो मसला भी गायब हो गया और फिर बड़ा लंबा एक चला था, मैंने पूरा ये व्लॉग वगैरह भी देखा था। तो मुल्क का कोई नहीं सोचता। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और आई होप कि उसके साथ इंसाफ हो। आपने उसका नाम दे दिया है तो यहाँ हमारा एक और साथी जर्नलिस्ट इमरान, तो सायरा बीबी दरख्वास्त करूँगा कि किस दिन पार्लिमान में जर्नलिस्टों के इशू पे भी आप, चंद दिन ही रह गए हैं, एक दफ़ा डिबेट कर लें कि अरशद शरीफ के साथ भी इंसाफ कर दें, और इमरान रियाज हाथ जोड़ के दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि जिस एजेंसी ने भी उठाया उसको छोड़ दे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका जो लॉ के साथ चलता है वो तो सही होता है, जो लॉ को तोड़ के किया जाए वो कभी मुल्कों को, मुआशरों को मजबूत नहीं करता, उनको तकसीम करता है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है सर, कोई अच्छी उम्मीद की खबर भी है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, आपने माशाल्लाह 32 साल गुजारे, मुझे भी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किए हुए को 38 साल होने वाले। मैं ये समझता हूँ कि आज हम आगे की तरफ देखें तो मुझे पाकिस्तान के 4 मसले नज़र आते हैं जिसमें हमें तमाम को छड़ जोड़ के बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला उम्मुल खबाइस, मदर ऑफ ऑल इवल्स है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। पाकिस्तान के अंदर किसी मुक़्तदरा ने ये तस्लीम ही नहीं किया कि ये मुल्क अवाम का है। राइट टू रूल, रूल बाई कंसेंट, रूल बाई रिप्रेजेंटेशन कोई तस्लीम नहीं करता है। हमें इसको एड्रेस करना है। दूसरा हमारा है रोल ऑफ रिलीजन तालिबानाइजेशन से लेकर आज तक, शिया सुन्नी फसाद से लेकर ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन तक, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं। उसने हमारी पॉलिटिक को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। और थर्ड हमारा फेडरेशन का असूल है। हम डे 1 से इसमें उलझे हुए हैं। हमने 18वीं तरमीम ने कोशिश की है, अभी तक प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, PTM में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में, उसमें GB में और कश्मीर में हमारा प्रॉब्लम है। और चौथा अब जो हम ऐड करते हैं ना, हमें फिक्स करनी पड़ेगी अपनी अदलिया। वो ख़ुद अपने आप को लगाते हैं, ख़ुद ही निकालते हैं, वो इंसुलेट हैं और प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, बल्कि कटिंग एज के तौर पर गर्दनें वो ही काटते हैं। हमें अब चाहिए कि वो लोग जिन्होंने आज तक आवाम के रूल को तस्लीम नहीं किया, उनको ग़ालिबन ये समझ आ जानी चाहिए अफ़गानिस्तान और कश्मीर की पॉलिसियों ने हमें बता दिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। फाटफ की गर्दन दी है और उसके बाद हमें IMF ने जो नाक के लकीरें कटाई हैं और जो हमारी हालत है इकानमी की फ्रेजिलिटी की, उनको भी अब मेरा ख्याल में सोचना चाहिए कि ये शाह के बैठे हैं ना, ये भी मामला कमज़ोर है। सियासतदानों को, अदलिया को, दानश्वरों को मिल के अब ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के इन संजीदा इन मसाइल को एड्रेस कर लें। महमूद मौलवी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। सर मैं क्या रिमार्क्स दूं? मैं तो यही कहूँगा कि जो हालत जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और असेंबलीज़ का है, तो ऐसे ही चलता रहेगा और ये मेरे ख़्याल से इसमें आवाम जो है पिसती चले जाएगी। इससे बेहतर तो मैं कहूँगा कि मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि इनको करना क्या है।